नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, इस सेशन में हम लोग राजस्थान के प्रमुख आयोगों पर चर्चा शुरू कर रहे हैं और राजस्थान के जितने भी प्रमुख आयोग हैं, जिनमें से राजस्थान के प्रत्येक राज्य स्तरीय एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सारे के सारे आयोगों पर चर्चा शुरू कर रहे हैं साथियों। तो देखिएगा, इन आयोगों में सबसे पहला जो आयोग हम चर्चा करेंगे वो है आपका राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात आरपीएससी। कौन सा आयोग? आरपीएससी अर्थात राजस्थान लोक सेवा आयोग। कौन सा आयोग दोस्तों? राजस्थान लोक सेवा आयोग अर्थात आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। अब दोस्तों देखिएगा, हम राजस्थान लोक सेवा आयोग पर चर्चा शुरू कर रहे हैं। तो आरपीएससी में सबसे पहली बात तो आपको एक बात बहुत अच्छे से बता देना चाहता हूं कि आरपीएससी का उल्लेख संविधान के कौन से भाग और आर्टिकल कौन से में दोस्तों। तो हम लोग आरपीएससी की बात कर रहे हैं, तो आरपीएससी का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में पूछ ले तो 14 में, और संविधान के कौन से अनुच्छेद में पूछ ले तो साथियों अनुच्छेद 323 से, अनुच्छेद 315 से, 323 से नहीं, 315 से 323 तक, आर्टिकल 315 से 323 तक आरपीएससी का प्रावधान देखने को मिलता है। अब पहली बात तो यहां पर सुन लेना दोस्तों, वो ये है कि मैंने आपके सामने ये लिखा कि आरपीएससी का उल्लेख अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक आरपीएससी का उल्लेख देखने को मिलता है। क्लियर? अब यहां पर एक बात और अच्छे से याद रख लेना कि संविधान में उल्लेख है, तो इसका मतलब पहला प्रश्न तो आपसे क्या पूछेगा? वो ये पूछेगा साथियों कि यह आयोग कैसा आयोग है, या राजस्थान लोक सेवा आयोग है वैधानिक आयोग है, संवैधानिक आयोग है, या गैर संवैधानिक आयोग है, या संवैधानिकतर आयोग है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछने की संभावना है। तो दोस्तों बहुत अच्छे से याद रख लेना कि यह आयोग एक कैसा आयोग है? संवैधानिक आयोग है। यह आयोग एक कैसा आयोग है दोस्तों? तो यह आयोग एक संवैधानिक आयोग है। पहली बात तो अच्छे से यह याद रख लेना कि यह आयोग एक कैसा आयोग है साथियों? यह आयोग एक संवैधानिक आयोग है। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात याद रखना दोस्तों कि भारतीय संविधान में चाहे यूपीएससी हो, चाहे अन्य पीएससी हो, और चाहे संयुक्त पीएससी हो, सबका उल्लेख एक जगह ही देखने को मिलता है। यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, अन्य पीएससी, जब अन्य पीएससी में प्रत्येक राज्य में जीपीएससी, जैसे अन्य पीएससी में आपकी आरपीएससी भी साथ में आती है, और संयुक्त पीएससी का मतलब ऐसा पब्लिक सर्विस कमीशन जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साथ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही अपने पब्लिक सर्विस कमीशन गठित किया, वो संयुक्त पीएससी। तो सभी का उल्लेख अनुच्छेद 315 से 323 तक देखने को मिलता है। मतलब संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों का संविधान में उल्लेख जो है ना, वो अलग अलग कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है, एक जगह ही देखने को मिलता है। क्लियर? ये बातें आप बहुत अच्छे से याद रख लेना। अब देखिएगा, जैसे ही मैंने कहा अनुच्छेद 315 से 323 तक आरपीएससी का भी उल्लेख है, तो सबसे पहली बात तो मैं आपके सामने यह कर लेना चाहता हूं साथियों, क्योंकि आरपीएससी के संवैधानिक प्रावधानों की मैं बात कर लूं तो जरा ध्यान से सुन लेना आप। वो ये है साथियों कि अनुच्छेद 315 में क्या बोला गया? अनुच्छेद 315 में तो कहा कि केंद्र में लोक सेवाओं का आयोजन करवाने के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। केंद्र में लोक सेवाओं का आयोजन करवाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 315 में तो यह बोला, क्या बोला? केंद्र में लोक सेवाओं का आयोजन करवाने के लिए
करवाने हेतु क्या होगा? संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। अब आप मेरे से प्रश्न क्या पूछोगे कि आप ये सवाल मेरे से पूछोगे कि आप संघ लोक सेवा आयोग की बात क्यों कर रहे हैं? हम तो आरपीएससी पढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना, यूपीएससी, संयुक्त पीएससी और अन्य पीएससी में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, योग्यता, सब कुछ, सबका उल्लेख भारतीय संविधान में एक जगह देखने को मिलता है। तो 315 में खुद में तो लिखा कि केंद्र में लोक सेवाओं का आयोजन करवाने के लिए क्या होगा साथियों? संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। क्या? संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 315 कहता है। और अब अनुच्छेद 315 एक क्या कहता है, जरा ध्यान से सुन लेना दोस्तों। अनुच्छेद 315 एक क्या कहता है? अनुच्छेद 315 एक कहता है कि राज्य में लोक सेवाओं का आयोजन करवाने हेतु लोक सेवाओं का आयोजन करवाने हेतु क्या होगा? राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। अब दोस्तों याद रख लेना, यहां पर अपने आरपीएससी की बात अपने को मिल गई है। अनुच्छेद 315 एक में क्या लिखा कि राज्य में लोक सेवाओं का आयोजन करवाने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। आरपीएससी क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग है। तो अनुच्छेद 315 एक में कहा राज्यों में लोक सेवाओं का आयोजन करवाने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगा। तो अनुच्छेद 315 एक में किसका उल्लेख है दोस्तों? आरपीएससी का। तो पूछ ले आरपीएससी का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में साथियों? तो आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है, अनुच्छेद 315 एक में आरपीएससी का उल्लेख है। क्लियर? पहले तो मैं अनुच्छेद बता देता हूं, फिर अनुच्छेद 316 में राज्य लोक सेवा आयोग के गठन, है ना, गठन और उसके अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता और नियुक्ति का उल्लेख है। अब दोस्तों देखिएगा अनुच्छेद 316 क्या कहता है। अनुच्छेद 316 में क्या लिखा हुआ है, पहले तो सुन लेना। अनुच्छेद 316 में यह लिखा हुआ है क्या कि राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और किसका उल्लेख है? कार्यकाल। क्या? कार्यकाल। और किसका उल्लेख है साथियों? आप बहुत अच्छे से याद रख लेना। और उल्लेख है योग्यता का। कार्यकाल, नियुक्ति व कार्यकाल का उल्लेख है। अब दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले तो उल्लेख तो है, लेकिन उल्लेख में लिखा हुआ क्या है? सबसे पहली बात तो मैं आपके सामने करूं कि राज्य लोक सेवा आयोग में, जैसे आरपीएससी में, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता कौन है? क्या नियुक्ति करता कौन है? उनकी योग्यता क्या होती है? तो सबसे पहली बात तो सुन लेना कि आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताएं क्या होगी। ध्यान से सुन लेना दोस्तों। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताएं। अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताएं। अब दोस्तों बड़े ध्यान से सुन लेना, योग्यता के बारे में संविधान में लिखा हुआ क्या है।
राज्य लोक सेवा आयोग मतलब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, अपना आरपीएससी भी राज्य लोक सेवा आयोग ही है। तो आरपीएससी में अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता के बारे में संविधान में क्या लिखा हुआ है, संविधान इनकी योग्यता के बारे में क्या बोलता है, तो साथियों बहुत अच्छे से सुन लेना कि योग्यता में क्या लिखा हुआ है। संविधान में योग्यता में केवल एक ही लाइन लिखी गई है, और वो एक लाइन क्या लिखी गई है कि इस आयोग में कम से कम आधे सदस्यों को, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इस आयोग में कम से कम आधे सदस्यों को 10 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। इस आयोग में कम से कम आधे सदस्यों को 10 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। कितनों को? आधों को, है ना। अब जैसे आरपीएससी में, अभी मैं आरपीएससी अपनी अलग से बताऊंगा, पहले संवैधानिक प्रावधान बता देता हूं, फिर आरपीएससी का गठन कब हुआ, उद्घाटन कब हुआ, पहला अध्यक्ष कौन, उद्घाटन किसने किया, कहां पर किया, वर्तमान में मुख्यालय कहां, वो सारी चर्चाएं करूंगा। लेकिन अभी संविधान में आरपीएससी के बारे में क्या क्या प्रावधान लिखे हुए, उनकी पहले आपके सामने चर्चा कर लेता हूं। जैसे मान लीजिएगा, मैंने कहा योग्यता में केवल एक ही योग्यता लिखी गई है कि इस आयोग में कम से कम आधे सदस्यों को 10 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। कितनों को? आधों को। अब जैसे आरपीएससी में वर्तमान की कंडीशन की मैं बात करूं, तो आरपीएससी में आपको पता है साथियों, वर्तमान में एक अध्यक्ष और कितने सदस्य? 7। तो टोटल कितने? 8 होते हैं। अब 8 में से आधों को मतलब 4 को 10 वर्षों का क्या होना चाहिए? प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। अब प्रशासनिक अनुभव का मतलब आप क्या समझे? आईएएस होना चाहिए, आईएएस होना चाहिए, हाँ, यानी कि प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए होने चाहिए। आधे 10 वर्षों तक प्रशासनिक सेवा के रूप में काम कर चुके हैं, उनको नियुक्त किया जा सकता है। तो आधों को तो 10 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए, चलो ठीक है। लेकिन दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, आपके मन में उठा भी होगा कि आधों की योग्यता क्या होगी, तो आधों की योग्यता के बारे में संविधान मौन है। आधों की योग्यता के बारे में संविधान क्या है दोस्तों? मौन है। संविधान में आधों की योग्यता का कहीं पर भी कोई प्रावधान है ही नहीं। तो हम कैसे बता दें कि आधों की योग्यता ये होगी? केवल आधे सदस्यों की योग्यता के बारे में यह लिखा हुआ है कि कम से कम आधे सदस्यों को 10 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। आधे सदस्यों की योग्यता का संविधान में कोई उल्लेख है ही नहीं। तो योग्यता में ध्यान से सुन लेना, लिखा हुआ क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग में कम से कम आधे सदस्यों को, दस वर्षों का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। दस वर्षों का क्या होना चाहिए? प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। ठीक है। कितनों को दोस्तों? कम से कम आधे सदस्यों को 10 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। और आधों की योग्यता पूछ ले, तो मैंने अभी क्या बोला कि आधों की योग्यता के बारे में संविधान मौन है। तो नोट लगाकर लिख देता हूं आपके सामने, क्योंकि आपको आधों की योग्यता भी पूछी जा सकती है। हाँ, तो आधे सदस्यों की योग्यता के बारे में संविधान क्या है? मौन है। अब संविधान मौन है, इसका मतलब क्या है? संविधान मौन है, मैंने लिख तो दिया, लेकिन संविधान मौन है इसका मतलब क्या हुआ साथियों? तो संविधान मौन है इसका मतलब यह हुआ कि संविधान में आधों की योग्यता का कोई प्रावधान है ही नहीं, है ना। संविधान मौन है मतलब आधे सदस्य कैसे बनेंगे? आधे तो 10 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव होना है, और आधे ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो सरकार चाहेगी, बस सीधी सी बात है। ठीक है, सरकार जिनको चाहेगी वही व्यक्ति बने। तो ये राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की क्या ध्यान रखना? योग्यता। ठीक है। अब आप मेरे से प्रश्न पूछोगे कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है। अब नियुक्ति का उल्लेख भी अनुच्छेद 316 में ही है। हाँ, तो अब मैं आपको बता दूं कि नियुक्ति कैसे होती है। तो इस आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है साथियों? तो जरा ध्यान से सुन लेना। इस आयोग में
इस आयोग यानी कौन से आयोग की बात कर रहा हूं मैं? आरपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग की, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की। इस आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा दोस्तों? नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है क्या? नियुक्ति। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं साथियों, और अब आप मेरे से प्रश्न पूछोगे कि इस आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? इस आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है ना भाई? आपने इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता पढ़ ली, नियुक्ति पढ़ ली, अब कार्यकाल पढ़ लेते हैं साथियों, है ना? तो कार्यकाल कितना होगा? तो ध्यान से सुन लेना साथियों, इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो। तो इस आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि क्या? 6 वर्ष की अवधि या क्या लिख रहा हूं? 62 वर्ष की आयु, 62 वर्ष की आयु, कोष्टक में लिख दूं, दोनों में से जो भी पहले हो। दोनों में से जो भी पहले हो। अब 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु का मतलब क्या हुआ साथियों? तो बड़े ध्यान से सुनना, अगर मान लीजिएगा कोई 50 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की आयु में दोस्तों? 50 वर्ष की आयु में क्या बन जाता है? आरपीएससी का अध्यक्ष सदस्य बन जाता है। तो कितने वर्ष काम करेगा? 6 वर्ष, क्योंकि 50 और 6 तो 56 ही होंगे। और मान लीजिएगा कोई 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होने ही वाला था, कि बना दिया, कार्यकाल आगे बढ़ा दिया, है ना? तो 60 वर्ष की उम्र में बना है, तो कितने वर्ष के लिए काम करेगा? 2 वर्ष के लिए। क्यों? क्योंकि 60 और 2 कितने हो जाएंगे? 62 हो जाएंगे। 62 वर्ष की आपकी एज होगी तो उसके बाद आप इस पद पर नहीं रह सकते हो, यह ध्यान रख लेना। तो नियुक्ति हो गई, कार्यकाल हो गया, योग्यता हो गई। अब हम बढ़ते हैं आगे और साथियों बात करते हैं क्या कि इस आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्याग पत्र देना चाहे। मान लो कार्यकाल से पहले अगर वो अपना त्याग पत्र देना चाहे तो त्याग पत्र किसको देंगे? तो नियुक्ति तो कौन करेगा? राज्यपाल। कार्यकाल 6 या 62, है ना? और त्याग पत्र भी किसको देंगे साथियों? अगर वो इच्छा से त्याग पत्र देना चाहते हैं तो किसको देंगे? तो अध्यक्ष व सदस्य अपना त्याग पत्र, इस आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र किसको? अपना त्यागपत्र राज्यपाल को दे सकते हैं। किसको देते हैं दोस्तों? राज्यपाल को देते हैं। क्लियर है? और अब आ गई इसको हटाने की प्रक्रिया कि इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को अगर हटाना हो तो हटाया कैसे जाएगा? इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाना हो तो हटाने की प्रक्रिया, तो साथियों बड़े ध्यान से सुनना। पहले तो इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है कौन से अनुच्छेद में? कौन से अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 317 में हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 में हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 317 में। और अब दोस्तों बड़े ध्यान से सुन लेना कि हटाया कैसे जाएगा।
बहुत अच्छे से सुन लेना, हटाने का तरीका क्या रहेगा। तो पहली बात तो आप बहुत अच्छे से ये याद रख लेना, हाँ, कि हटाने की प्रक्रिया में मैं एक ही लाइन बोल रहा हूं, वो जरा ध्यान से सुनना, और लिखूंगा भी एक ही लाइन, लेकिन विस्तार से आपके सामने बातें बोल देता हूं। हटाने की प्रक्रिया में मैंने आपको बताया कि इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया कैसे जाता है। इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया कैसे जाता है, तो साथियों बड़े ध्यान से सुन लेना, इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कैसे हटाया जाता है। तो एक ही लाइन बोल रहा हूं, जिस प्रक्रिया से उच्च व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। उच्च व उच्चतम मैंने दो ही क्यों बोल दिया, न्यायालय हाईकोर्ट के न्यायालय के हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। अब उच्च और उच्चतम दोनों ही बोलूं, क्यों बोलूं, क्योंकि जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया से हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को भी हटाया जाता है। दोनों ही न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल ही क्या है साथियों, एक समान है। एक भी बात का दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए मैंने आपके सामने बोल दिया कि उच्च व उच्चतम न्यायालय, क्योंकि भले ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया हो, भले ही हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया हो, दोनों का प्रोसेस एक जैसा है। और आपने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पढ़ते समय पढ़ा होगा न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, है ना। तो यहां पर तो मैं एक ही लाइन लिखूंगा कि इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है जिस प्रक्रिया से हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। बस एक ही लाइन लिखूंगा, मैं आपके सामने बता देता हूं, बिल्कुल सेम प्रोसेस काम आता है दोनों में ही हटाने के लिए। दोनों में ही हटाने का तरीका बिल्कुल एक समान होता है, दोनों में किसी भी बात का कोई अंतर देखने को मिलता ही नहीं है। हटाने का तरीका बिल्कुल ही कैसा है साथियों, एक समान है। ठीक है, अब साथियों सुन लीजिएगा कि हटाने का तरीका एक समान है, बिल्कुल यस एक समान है। तो हटाया जाएगा कैसे, आप कहते हो न्यायाधीशों को कैसे हटाते हैं। वैसे तो मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ाते समय हटाने की प्रक्रिया बता रखी होगी, लेकिन अगर वापस बोल देता हूं हटाया जाएगा कैसे, और बड़ा अलग किस्म का आयोग है ये, ध्यान से सुन लेना। वो ऐसा अलग किस्म का इसलिए बोला कि इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो कौन करता है, राज्यपाल। इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो कौन करता है, राज्यपाल, लेकिन हटाता कौन है आपको पता है, राष्ट्रपति। हाँ, इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो कौन करता है, राज्यपाल, लेकिन हटाता कौन है, राष्ट्रपति। क्यों, क्योंकि हटाने की प्रक्रिया मैंने क्या बताई, न्यायाधीशों के समान। और अब आपने न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि न्यायाधीशों को हटाने के लिए प्रस्ताव कहां पर लाया जाएगा, भले हाईकोर्ट हो भले सुप्रीम कोर्ट हो। आपको पता है न्यायाधीशों के खिलाफ हटाने का प्रस्ताव पहले संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। प्रस्ताव संसद में आएगा, लेकिन प्रस्ताव ला किसी भी सदन में सकते हो, भले ही पहले लोकसभा में लाओ भले ही पहले राज्यसभा में लाओ। लेकिन अगर आप हटाने का प्रस्ताव पहले लोकसभा में ला रहे हो तो कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए आपको पता है, 100 सदस्यों का। और अगर आप हटाने का प्रस्ताव पहले राज्यसभा में ला रहे हो तो कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रस्ताव लाने के लिए समर्थन कितनों का चाहिए, तो लोकसभा में 100 का और राज्यसभा में 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। क्लियर, पहली बात। दूसरी बात क्या है साथियों, दूसरी बात यह है कि हटाने का प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले सूचना देना जरूरी है। ठीक है। तीसरी बात, हटाने का प्रस्ताव कौन कौन से आरोपों में आएगा, कदाचार या असमता के आरोप में हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। कदाचार या असमता के आरोप में हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। क्लियर। और अगर हटाने का प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा की उपस्थित व मतदान करने वाली सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो न्यायाधीश अपने पद से हट जाते हैं, तो अध्यक्ष और सदस्य भी इसी प्रक्रिया से हटाए जाते हैं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही। ठीक है, दोनों को ही हटाने का तरीका बिल्कुल ही क्या है साथियों, एक समान है। एक भी बात का दोनों में कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। तो आरपीएससी के भी अध्यक्ष और सदस्यों को हटाना है ना, तो प्रस्ताव कहां आएगा, संसद में। कहां पर लाया जाएगा, संसद में। हाँ, राज्य विधानमंडल इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के लिए प्रस्ताव ला ही नहीं सकते हैं, है ना, संसद में आएगा हटाने का प्रस्ताव। अब आप कहते हो संसद में पहले कौन सा सदन लाएगा, अब पहले कोई भी सदन ला सकता है, भले पहले लोकसभा में लाए भले पहले राज्यसभा में लाए, लेकिन लोकसभा में लाना है तो समर्थन कितनों का चाहिए आपको पता है, लोकसभा में लाना है तो समर्थन कितनों का चाहिए, कम से कम 100 सदस्यों का। राज्यसभा में लाना है तो समर्थन 50 का। लाने से 14 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को। इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के खिलाफ कौन से आरोप में प्रस्ताव लाया जाएगा,
तो कदाचार या असमता के आरोप में हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। और अगर हटाने का प्रस्ताव दोनों ही सदनों से 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही अपने पद से हट जाते हैं। तो मैंने कहा ना, इसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा जिस प्रक्रिया से न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो हटाने की प्रक्रिया में मैं एक ही लाइन लिख रहा हूं कि इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को, अब इस आयोग, कौन से आयोग की बात कर रहा हूं, हम पढ़ कौन सा आयोग रहे हैं, आरपीएससी पढ़ रहे हैं ना, हाँ तो आरपीएससी होगा। तो इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा जिस प्रक्रिया से हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। जिस प्रक्रिया से हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, ये दोनों के हटाने का प्रोसेस एक समान होता है, भले सुप्रीम कोर्ट लिखूं भले हाईकोर्ट लिखूं, तो प्रोसेस वही काम आएगा। और मैंने हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाते समय और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया आपको बहुत विस्तार से पढ़ा रखी है, लिखवा रखी है, वहां से आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। और मैंने अभी आपको विस्तार से बता भी दिया था कि न्यायाधीशों को हटाया कैसे जाता है। तो ये तो आरपीएससी के बारे में संवैधानिक प्रावधान याद रखना, अनुच्छेद 315 में गठन की बात है, अनुच्छेद 316 में नियुक्ति और कार्यकाल का उल्लेख है ना, और त्यागपत्र का उल्लेख है, और अनुच्छेद 317 में इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का उल्लेख है। लेकिन अब हम बात किसकी कर रहे हैं साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग की बात कर रहे हैं, है ना। तो राजस्थान में लोक सेवा आयोग के बारे में विशेष बातें आपको आरपीएससी के बारे में याद रखनी पड़ेगी। अब देखिएगा दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में मैं बात करूं, आरपीएससी के बारे में मैं बात करूं, तो साथियों पहली बात तो याद रखना, मैं बात किसकी कर रहा हूं, आरपीएससी की कर रहा हूं। तो अपने राजस्थान में आरपीएससी का जो उद्घाटन हुआ था, उस उद्घाटन से पहले, मतलब आरपीएससी के गठन से पहले राजस्थान की ऐसी पहली कौन कौन सी रियासतें थी जिन्होंने अपनी रियासतों में, है ना, आरपीएससी से पहले भी लोक सेवा आयोग का गठन करने की बात कही थी। राजस्थान की ऐसी कौन कौन सी रियासतें थी जिन रियासतों ने आरपीएससी के गठन से पहले भी, साथियों क्या कर दिया था, आरपीएससी के गठन से पहले भी अपने राज्य में लोक सेवा आयोग के गठन की बात कर देती। तो वो रियासतें कौन कौन सी थी साथियों, जयपुर थी, जोधपुर थी और बीकानेर। तो ध्यान से सुन लेना, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर 3 ऐसी रियासतें थी जिन रियासतों ने आरपीएससी के गठन से पहले भी क्या कर दिया था साथियों, अपने रियासतों में लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया था। तो ध्यान से सुन लेना, राजस्थान में जयपुर, जोधपुर व बीकानेर रियासतों ने आरपीएससी के गठन से पहले भी लोक सेवा आयोग का गठन करने का अधिनियम पारित किया था।
क्लियर, ये ध्यान रखना। तो आपको पूछ ले कि राजस्थान की ऐसी कौन कौन सी रियासतें थी जिन्होंने आरपीएससी के गठन से पहले भी अपनी रियासतों में लोक सेवाओं का आयोजन करवाने के लिए लोक सेवा आयोग के गठन की बात की थी। तो जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, ये 3 ऐसी रियासतें थी जिन्होंने अपने आरपीएससी के गठन से पहले भी लोक सेवा आयोग के गठन की बात कर ली थी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब साथियों देखिएगा, अगली बात मैं आपके सामने करूं तो अपने आरपीएससी का उद्घाटन कब हुआ था। भाई आरपीएससी के गठन की अधिसूचना कब जारी हुई थी। अब यहां पर 2 बड़ी कंट्रोवर्सी वाली डेटें निकल के आती है। एक तो आती है 16 अगस्त 1949 और एक आती है 20 अगस्त 1949। विद्यार्थी बड़े भ्रमित रहते हैं साथियों कि आरपीएससी का वास्तव में उद्घाटन 16 अगस्त को हुआ था, 20 अगस्त को हुआ था। तो 16 अगस्त को तो क्या हुआ था साथियों, 16 अगस्त 1949 को तो राजस्थान सरकार के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी कि हम राजस्थान में आरपीएससी का क्या करेंगे, गठन करेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग का स्थापना करेंगे, है ना। तो 16 अगस्त को तो क्या हुई थी, बिल्कुल अधिसूचना जारी हुई थी। जी हां, 16 अगस्त को तो एक अध्यादेश के तहत क्या किया था साथियों, स्थापना की गई थी। और 20 अगस्त को यह अध्यादेश क्या हो गया था, लागू हो गया था। 20 अगस्त को यह अध्यादेश क्या हो गया था, लागू हो गया था। तो 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश जारी करके कहा कि राजस्थान में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। क्या गठन किया जाएगा, ये कब बोला दोस्तों, 16 अगस्त 1949 को, है ना। तो 20 अगस्त वाली डेट कहां से निकल के आती है साथियों, तो आप याद रख लेना 20 अगस्त 1949 को यह अध्यादेश प्रभावी हो जाता है, अर्थात लागू हो जाता है। और प्रभावी हो जाता है तो अपने राजस्थान में आरपीएससी का उद्घाटन कब हो गया साथियों, 20 अगस्त 1949 को राजस्थान में आरपीएससी की स्थापना कर दी, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया। तो आपसे पूछ ले कि राजस्थान में आरपीएससी की स्थापना कब हुई थी, 20 अगस्त को, है ना, क्योंकि 16 अगस्त को तो क्या हुआ था, ऑर्डिनेंस जारी हुआ था, और 20 अगस्त को स्थापना हुई। और 20 अगस्त 1949 को स्थापना कहां पर हुई, जयपुर में। स्थापना कहां पर हुई दोस्तों, जयपुर में। और आरपीएससी का प्रथम अध्यक्ष बनाया एससी त्रिपाठी को। अब ध्यान से सुनना, आरपीएससी की स्थापना आरपीएससी की स्थापना 20 अगस्त 1949 को 49 को कहां पर की गई, जयपुर में की गई। कहां पर की गई दोस्तों, इस आरपीएससी की स्थापना जयपुर में की। अभी मुख्यालय जयपुर नहीं है, लेकिन स्थापना जयपुर हुई थी। मुख्यालय जयपुर से चेंज कब हुआ और कहां पर है, अभी सारी चर्चा आपके सामने करूंगा। लेकिन जयपुर में इस आयोग की क्या कर दी, स्थापना कर दी। और आरपीएससी का प्रथम अध्यक्ष, आरपीएससी का प्रथम अध्यक्ष, यह पूछ लिया जाता है कई बार साथियों, अच्छे से याद रख लेना। आरपीएससी का प्रथम अध्यक्ष किसको, एस के घोष को बनाया गया। किसको बनाया गया साथियों, एस के घोष को आरपीएससी का पहला चेयरमैन बनाया। लेकिन एस के घोष को भी अध्यक्ष कब बनाया था, 20 अगस्त 1949 को बनाया। इसका मतलब 20 अगस्त 1949 को एस के घोष आरपीएससी के पहले चेयरमैन बनते हैं, तो 1949 में बने। तो इस समय तक आपको पता है आपके भारत में संविधान लागू नहीं हुआ था।
तो यहां पर दो तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन सीधा सा यह पूछा जाता है कि भैया आरपीएससी का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो आपको आंसर बताना है एसके घोष। और एक क्वेश्चन यह पूछ लिया जाता है कि संविधान के लागू होने के बाद, प्रश्न को ढंग से पढ़ना सीख जाना, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाएगा। आरपीएससी का प्रथम अध्यक्ष पूछे तो मैंने कहा एसके घोष, लेकिन दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो संविधान के लागू होने के बाद आरपीएससी का प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया था। संविधान के लागू होने के बाद, अरे भैया संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और 26 जनवरी 1950 के बाद आरपीएससी का पहला अध्यक्ष बना था एससी त्रिपाठी। तो संविधान के लागू होने के बाद आरपीएससी का अध्यक्ष किसको बनाया साथियों, संविधान के लागू होने के बाद आरपीएससी का अध्यक्ष किसको, एससी त्रिपाठी को बनाया गया था। ठीक है, तो दोनों ही बातें याद रखना। प्रथम अध्यक्ष पूछे तो एसके घोष, और संविधान के लागू होने के बाद प्रथम अध्यक्ष पूछे तो एससी त्रिपाठी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों देखिएगा, आपने अभी देखा कि हमारे आरपीएससी की जो स्थापना मैंने कहा 20 अगस्त 1949 को हुई, वो कहां पर हुई साथियों बताओ, जयपुर में। लेकिन अभी आरपीएससी का मुख्यालय कहां पर है, अजमेर। आज की तिथि में आरपीएससी का मुख्यालय अजमेर है ना, हाँ। तो उद्घाटन जयपुर में हुआ लेकिन मुख्यालय अजमेर है। तो जयपुर से अजमेर कब आया और कौन सी समिति की सिफारिश पर आया, यह प्रश्न आपको कई बार पूछ लिया जाता है साथियों। तो बड़े ध्यान से सुन लेना कि सन 1956 में 1956 में बनी पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, ध्यान से सुन लेना समिति का नाम, पी सत्यनारायण राव समिति की, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर आरपीएससी का मुख्यालय जयपुर से घुंगरा घाटी जयपुर रोड अजमेर किया गया। पूरा पता बोला हूं, मुख्यालय कहां पर किया गया, अजमेर, लेकिन अजमेर का पूरा पता है घुंगरा घाटी जयपुर रोड अजमेर पर आरपीएससी का मुख्यालय स्थित है। क्लियर दोस्तों। तो अब वर्तमान में आरपीएससी का मुख्यालय कहां पर है, अजमेर, लेकिन स्थापना कब हुई थी, स्थापना कहां पर हुई थी, जयपुर में। अब साथियों आपने यहां तक आरपीएससी का प्रथम अध्यक्ष पढ़ लिया, संविधान के लागू होने के बाद भी प्रथम अध्यक्ष पढ़ लिया, लेकिन अब आरपीएससी के बारे में, वर्तमान के बारे में बातें याद रखना, क्योंकि अधिकांश तो एक प्रश्न तो आपने देखा होगा, तो क्या पूछा जाता है कि आरपीएससी में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं, एक तो ये पूछा जाता है, और एक वर्तमान में पूछा जाता है कि वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं। विद्यार्थी बड़े भ्रमित होते हैं, कई बार क्वेश्चन वो पूछता है अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य हो सकते हैं, और कई बार वो कुल शब्द से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको पता है कि वर्तमान में आरपीएससी में एक अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य हो सकते हैं, वो कितने सकते हैं, पद पर कितने भी हो, अपने को कोई लेना देना नहीं है। एक बात और बता देता हूं, आपको जिंदगी में ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा कि वर्तमान में आज की स्थिति में आरपीएससी में पद पर कितने अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य पद पर कार्यरत हैं, नहीं पूछेगा। आप कहते हो क्यों, क्योंकि पेपर बनते समय सदस्य संख्या कुछ और हो सकती है, और आप आंसर दो उस समय सदस्य संख्या कुछ और हो सकती है, क्योंकि पेपर बनने और देने के बीच कम से कम 10-15 दिन का तो गैप आता है ना, हाँ। तो उस गैप के दरमियान किसी ने त्याग पत्र दे दिया तो उस पद क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, और कोई खाली पद था उस पर सरकार ने नियुक्ति कर दी तो पद क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो इसीलिए कभी भी यह सवाल आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, पुराना पेपर उठा के देख लेना कि वर्तमान में पद पर कितने कार्यरत हैं, नहीं, वो केवल यही पूछता है कि आरपीएससी में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो ध्यान से सुनना, वर्तमान में आरपीएससी में
आरपीएससी में एक अध्यक्ष के अलावा कितने दोस्तों, 7 सदस्य हो सकते हैं। हाँ, 7 सदस्य हो सकते हैं। क्लियर, ये बातें आप बहुत अच्छे से याद रख लेना। एक अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य हो सकते हैं, 7। तो कुल पूछ ले तो 8 और अध्यक्ष के अलावा सदस्य पूछे तो 7 आज की तिथि में। और फिर पूछ ले कि आरपीएससी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। अब मैं पढ़ा रहा हूं ना, उस दिन वाला अध्यक्ष बता रहा हूं। अध्यक्ष कभी भी बदल सकता है, कल त्याग पत्र दे दे तो फिर वो तो चेंज हो जाएगा ना। तो आज की तिथि में कौन है अध्यक्ष, भूपेंद्र सिंह यादव। भूपेंद्र सिंह यादव, डीजी साहब। पहले डीजी साहब थे, डीजी साहब से सीधा इनको आरपीएससी का चेयरमैन बना दिया। भूपेंद्र सिंह यादव वर्तमान में क्या है, आपके आरपीएससी के अध्यक्ष है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आरपीएससी के सारी की सारी बातें याद रख लेना राजस्थान के बारे में साथियों। तो देखिएगा दोस्तों, अब आपको एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है ना, वो ये पूछा जाता है साथियों कि आरपीएससी में सबसे लंबा कार्यकाल वाला अध्यक्ष कौन था। आरएस प्री 2016 के पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया कि आरपीएससी में सबसे लंबे कार्यकाल वाला अध्यक्ष। भाई प्रथम अध्यक्ष पूछ लिया, पढ़ लिया आपने, संविधान के लागू होने के बाद प्रथम पढ़ लिया, वर्तमान पढ़ लिया। तो अब 2-4 बातें और याद रख लेना, वो कौन सी है, सर्वाधिक कार्यकाल वाला अध्यक्ष। आरपीएससी में सर्वाधिक कार्यकाल वाला अध्यक्ष कौन साथियों, कौन था, डीएस त्रिपाठी। सॉरी, डीएस त्रिपाठी नहीं, हाँ डीएस तिवारी। हाँ, डीएस तिवारी। डीएस तिवारी आपके डीएस तिवारी आपके सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष रहे आरपीएससी में। कब से कब तक, 1951 से 1958 तक। ध्यान से सुन लेना, 1951 से 58 तक आरपीएससी के चेयरमैन के पद पर रहे हैं। ध्यान रख लेना, डीएस तिवारी, है ना। और प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष पूछ ले तो एससी सिंगारिया, ये भी कई बार पूछ ले जाता है साथियों। एससी सिंगारिया आपके प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष थे। तो आरपीएससी में प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन साथियों, एससी सिंगारिया। एससी सिंगारिया आपके आरपीएससी के पहले कार्यवाहक अध्यक्ष थे साथियों, याद रख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात और याद रख लेना साथियों कि आरपीएससी में सबसे कम कार्यकाल वाला अध्यक्ष भी तो याद रखना है। भाई सर्वाधिक कार्यकाल वाला आपने डीएस तिवारी याद रख लिया, तो सबसे कम कार्यकाल वाला अध्यक्ष भी तो पूछ सकता है। सबसे अधिक कार्यकाल वाला तो 2016 आरएस प्री में पूछ लिया, तो सबसे कम कार्यकाल वाला पूछेगा तो आप कहोगे फिर हम क्या करेंगे, तो सबसे कम कार्यकाल वाला अध्यक्ष, सबसे कम कार्यकाल वाला अध्यक्ष। हाँ, सर्वाधिक कार्यकाल वाला पढ़ लिया, सबसे कम कार्यकाल वाला अध्यक्ष याद रख लेना, पी एस यादव। कौन दोस्तों, पी एस यादव सबसे कम कार्यकाल वाले अध्यक्ष। और पी एस यादव का कार्यकाल क्या रहा है साथियों, पी एस यादव का कार्यकाल आपके रहा है, क्या रहा है, 1 अक्टूबर 1997 से 6 नवंबर 1997 तक। देख लो कितना कम कार्यकाल रहा है, 1 अक्टूबर 1997 से
1 अक्टूबर से नवंबर तक ही, मतलब 1 महीने तक भी रहा शायद ये पीएस यादव का 6 नवंबर, ठीक है, 6 नवंबर 1997 तक। ठीक है, अब देख लो 1 अक्टूबर से 1 नवंबर, 1 महीना और ऊपर 5 दिन ये था। आपके तो इतने जल्दी फिर क्यों चले गए? क्योंकि इनकी आयु 62 वर्ष हो गई थी। और मैंने अभी कार्यकाल बताया ना, 62 वर्ष से अधिक आयु तक तो ये अपने पद पर रह ही नहीं सकते। और अब अंतिम बात बता रहा हूं, आरपीएससी के कार्य क्या होते हैं, काम क्या होंगे। आरपीएससी के कार्य क्या होते हैं साथियों? सबसे पहला कार्य तो क्या होगा, आरपीएससी के गठन करने का उद्देश्य क्या है? आरपीएससी का कार्य क्या होगा? आरपीएससी का कार्य होगा राज्य में लोक सेवाओं का क्या करवाना, आयोजन करवाना। राज्य में लोक सेवाओं का, ये लोक का है ना, मैं का ऐसे लिखता हूं, आप भ्रमित हो जाओगे, म लिख दोगे कहीं। यहां राज्य में लोक सेवाओं का क्या करना, आयोजन करवाना। लोक सेवाओं का आयोजन करवाना। अब आपको पता है कि आरपीएससी कौन कौन सी लोक सेवा का मतलब सरकारी नौकरियों के लिए एग्जाम आयोजित करवाना। ठीक है, अब पहले तो आरपीएससी बहुत, मैंने कहा कई बार ऐसा भी देखा कि थर्ड ग्रेड एग्जाम भी आरपीएससी करवाती थी, लेकिन अब जमाना बदल गया। आरपीएससी के पास पता है कौन से एग्जाम दिए जाते हैं, सेकंड ग्रेड और उससे ऊपर के जितने भी लेवल के एग्जाम है वो तो आरपीएससी करवाती है। और सेकंड ग्रेड से निचले वाले एग्जाम के लिए आपको पता है एक अधीनस्थ सेवा बोर्ड का गठन किया राजस्थान में। और सेकंड ग्रेड और उससे नीचे वाले जितने भी एग्जाम है, सेकंड ग्रेड से नीचे, सेकंड ग्रेड और उससे ऊपर तो आरपीएससी करवाती है, और सेकंड ग्रेड से नीचे वाले जितने भी एग्जाम है वो अधीनस्थ सेवा बोर्ड करवाता है। क्लियर? तो ये राज्य लोक सेवा का आयोजन करवाता है, लेकिन माध्यमिक और उससे ऊपर वाले जितने भी एग्जाम होते हैं उनके आयोजन करवाता है। दूसरा कार्य क्या करता है साथियों, है ना, कार्मिक प्रबंधन से संबंधित विषयों पर, कुछ विषयों पर परामर्श भी देता है। अब कुछ विषयों पर सरकार को परामर्श, कौन कौन से? निम्न विषयों पर आपके सामने लिख देता हूं साथियों, निम्न विषयों पर यह परामर्श भी देता है। निम्न विषयों पर यह परामर्श देता है। यह कौन? आरपीएससी। अब कौन कौन से मामलों में सलाह देता है साथियों, देख लो परामर्श कौन कौन से मामलों में देगा। नंबर 1, एक लोक सेवक का या लोक सेवकों का एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण करने से संबंधित। लोक सेवकों का एक सेवा से दूसरी सेवा में, ध्यान रखना, एक सेवा से दूसरी सेवा में क्या करने के लिए? दूसरी सेवा में स्थानांतरण करने हेतु, स्थानांतरण के मामले में। अब ध्यान रखना, मैंने एक जगह से दूसरी जगह नहीं बताया है ना। एक लोक सेवक का एक सेवा से दूसरी लोक सेवा में स्थानांतरण करने से संबंधित यह परामर्श देता है। सरकार मांगे एक सेवा से दूसरी सेवा का मतलब क्या हुआ? मान लीजिएगा कोई आरएस बन गया, प्रॉपर आरएस बना, अच्छी रैंक के साथ, उसको पहली ज्वाइनिंग एसडीएम के पद पर मिल गई। अब एसडीएम के रूप में काम करते करते अगला प्रमोशन होगा तो क्या होगा बताओ? राजस्थान में तो राज्य स्तर की तो सबसे बड़ी सेवा है एसडीएम, उससे तो बड़ी सेवा हो ही नहीं सकती है। लेकिन अब उसका प्रमोशन करेंगे तो अब आपको पता है आईएएस में भी कुछ ऐसे पद होते हैं जिनको रिक्त रखा जाता है कि प्रमोशन से आएंगे, तो प्रमोट करके मान लो आरएस से उसको आईएएस में भेजना है, तो उस समय आरपीएससी से जरूर सुझाव मांगा जाता है। बाकी एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण सरकार करती है, उसमें आरपीएससी से कोई सुझाव नहीं मांगा जाता है। क्लियर? और दूसरा अगर हम बोलूं मैं आपके सामने, तो पदोन्नति के मामलों में, वैसे पूछता कोई नहीं है, बस बता देता हूं आपको, पदोन्नति के मामलों में भी क्या करते हैं? इस आयोग से परामर्श मांगा जाता है। क्लियर दोस्तों? ये बातें आप बहुत अच्छे से याद रख लेना। और अब अंतिम बात लिख रहा हूं आपके सामने। अब मैंने कार्यों में बढ़ा चढ़ाकर कार्य नहीं लिखे, केवल एक मूल कार्य लिखता है, राज्य में लोक सेवाओं का आयोजन करवाना। अब अगर कार्यों को बढ़ाना होता तो मैं 7-8 बातें लिखवा देता। क्या करता? राज्य में
सरकारी नौकरियों के जो रिक्त पद है उन पर सबसे पहले विज्ञप्ति जारी करना, पहला काम। फिर अभ्यर्थियों से आवेदन मांगना, फिर आवेदनों का वर्गवार छंटनी करना, फिर परीक्षा आयोजन की तिथि जारी करना, फिर परीक्षाओं का आयोजन करवाना, फिर परीक्षा परिणाम निकालना। अब बात तो वही हुई ना, लोकसभा का आयोजन करवाना। अब फॉर्म मांगना, छांटना, आयोजन करवाना और परिणाम निकालना, ये सारे कार्य बढ़ाने के लिए होती है। बाकी मूल कार्य इसका लोकसभाओं का आयोजन करवाना ही होता है। क्लियर। और अब अंतिम नोट लगा कर लेकर आऊं इस आरपीएससी का, जो आपसे पूछा जा सकता है कि आरपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को या विधानसभा अध्यक्ष को, है ना। तो अनुच्छेद 323 में क्या लिखा हुआ है, आरपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देगा, राज्यपाल को। अनुच्छेद 323 के तहत आरपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको, राज्यपाल को सौंपता है। ये होता है आपका आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। बिल्कुल आरपीएससी के बारे में ये इतनी सी बातें आपको सारी की सारी याद रखनी थी। क्लियर दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब लिखो फटाफट राजस्थान लोक सेवा आयोग हेडिंग लगा के सारी बातें जल्दी से जल्दी लिख दीजिएगा साथियों। हाँ, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, हेडिंग लगा दो आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, आरपीएससी। पहले तो लिख दो उल्लेख कहां पर है, लिख दो इसका उल्लेख भाग 14 व अनुच्छेद 315 से 323 तक है। भाग 14 व अनुच्छेद 315 से 323 तक आरपीएससी का उल्लेख देखने को मिलता है। अनुच्छेद 315 से 314, सॉरी 315 से 323 तक। लिखिएगा अनुच्छेद 315 में क्या लिखा हुआ है, लिखिएगा केंद्र में लोकसभाओं का आयोजन करवाने के लिए, क्योंकि मैंने कहा ना यूपीएससी, संयुक्त पीएससी और आरपीएससी का उल्लेख एक जगह ही देखने को मिलता है। तो 315 मूल में क्या, मैं सीधा 315 एक की बात लिखवा दूं तो आप भ्रमित हो जाओगे 315 में क्या है। तो पहले 315 लिखवा रहा हूं। अनुच्छेद 315 में लिखना, केंद्र में लोक सेवाओं का आयोजन करवाने के लिए अनुच्छेद 315 में लिखना, केंद्र में लोक सेवाओं का आयोजन करवाने हेतु संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट लिखिएगा अनुच्छेद 315 एक, 315 एक में क्या है साथियों, लिखिएगा राज्य में लोक सेवाओं का आयोजन करवाने हेतु राज्य में लोक सेवाओं का आयोजन करवाने हेतु राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है साथियों, 315 एक। तो आरपीएससी का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में पूछ ले तो 315 एक में। हाँ, फिर लिखेगा अनुच्छेद 316,
अनुच्छेद 316 में लिखो, राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल का उल्लेख है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल का उल्लेख है। ठीक है, फिर लिखो योग्यताएं। इसकी योग्यता क्या होती है, पहले योग्यताएं पढ़ लेते हैं, फिर नियुक्ति, फिर कार्यकाल पढ़ेंगे ना। तो लिखो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताएं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताएं। योग्यता में लिखेगा, वो लिखना दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग में, राज्य लोक सेवा आयोग में कम से कम आधे सदस्यों को, देखना दोस्तों, कम से कम आधे सदस्यों को 10 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। कम से कम आधे सदस्यों को 10 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। कितनों को दोस्तों, आधे सदस्यों को 10 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। अब आप बोलोगे आधों की योग्यता क्या है, तो नोट लगा के लिखना, आधे सदस्यों की योग्यता के बारे में संविधान मौन है। आधे सदस्यों की योग्यता के बारे में संविधान क्या है, मौन है। मतलब आधों की योग्यता का संविधान में कोई उल्लेख है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो ध्यान रखना इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता के बारे में। अब लिखो इनकी नियुक्ति कैसे होती है, तो लिखो नियुक्ति करता कौन है। हाँ, नियुक्ति, इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। नियुक्ति में लिख दो, इस आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नियुक्ति कौन करता है साथियों, राज्यपाल। अब आप मेरे से प्रश्न ये भी तो पूछोगे ना कि राज्यपाल अपने स्वविवेक से करता है, नहीं, राज्यपाल अपने स्वविवेक से नियुक्ति नहीं करता है, तो राज्यपाल राज्य के मंत्री परिषद की सिफारिश पर नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य के मंत्री परिषद की सिफारिश पर इस आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। क्लियर। फिर लिखो इसका कार्यकाल, इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल। कार्यकाल, कार्यकाल में लिखेगा दोस्तों, इस आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि, 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु, 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु। कोष्टक में लिख देना, दोनों में से जो भी पहले हो। छह वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो। क्या माना जाएगा साथियों, कार्यकाल माना जाएगा। क्लियर। फिर लिखो, ये आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, लिखो त्याग पत्र। त्याग पत्र किसको देंगे, तो लिख दो, अध्यक्ष और सदस्य अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं। हाँ, नियुक्ति राज्यपाल करेगा, त्याग पत्र भी राज्यपाल को। लेकिन बड़ी एंटिक बात है, मैंने कहा ना कि इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करेगा, लेकिन हटाएगा कौन, राष्ट्रपति। हटाता कौन है, राष्ट्रपति। तो त्याग पत्र राज्यपाल ही लिखोगे। फिर लिखो, इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया। अब हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में दोस्तों, तो लिखो अनुच्छेद 317। अनुच्छेद 317। अब हटाया कैसे जाएगा, तो लिखिएगा, एक लाइन लिखना दोस्तों, इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को, इस आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को
उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा, उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा जिस प्रक्रिया से हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। जिस प्रक्रिया से हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। सेम प्रोसेस काम आएगा साथियों हटाने में, है ना। जो प्रोसेस हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के काम आएगा वही इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के काम आएगा। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को भी कौन हटाता है? राष्ट्रपति। तो इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को भी कौन हटाता है? राष्ट्रपति। तो आपसे पूछेगा कि राज्य स्तर का ऐसा कौन सा आयोग जिस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करता लेकिन हटाता राष्ट्रपति है? तो आरपीएससी बताना। क्लियर? तो यह हटाने की प्रक्रिया है। अब देखिएगा अनुच्छेद तो ध्यान रखना ये सारे के सारे, लेकिन राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में कुछ तथ्यात्मक बातें भी याद रखना जो अब अलग से लिखो। अभी तक तो मैंने संवैधानिक प्रावधान बताए कि संविधान में आरपीएससी के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है वो सारी बातें, लेकिन अब आरपीएससी के बारे में हमारे तथ्यात्मक बातें क्या लिखी गई है वो भी लिख दीजिएगा दोस्तों। राजस्थान लोक सेवा आयोग में लिखना अनुच्छेद तो 315, 316, 317 ये याद रखना, और एक याद रखो तो रख देना 323 जो अभी मैं लिखवा दूंगा, ठीक है ना। ये 4 इंपोर्टेंट आर्टिकल है जो अक्सर पूछ लेते हैं। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग में लिखना राजस्थान में जयपुर, जोधपुर व बीकानेर रियासतों ने, इन रियासतों का नाम कई बार पूछ लिया जाता है साथियों, याद रख लेना। तो लिख देना राजस्थान में जयपुर, जोधपुर व बीकानेर रियासतों ने, जयपुर, जोधपुर व बीकानेर रियासतों ने आरपीएससी के गठन से पहले भी, आरपीएससी के गठन से पहले भी लोक सेवा आयोग का गठन करने का अधिनियम पारित किया था। मतलब लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया था, ऐसे लिख दो, लोक सेवा आयोग का गठन कर लिया था, कर लिया। क्लियर? फिर लिखो लाइन बदल के 16 अगस्त 1949 को, 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश जारी करके कहा कि, ऑर्डिनेंस जारी कब किया? 16 अगस्त 1949 को। देखो 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश जारी करके कहा कि राजस्थान में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। ये ऑर्डिनेंस कब जारी हुआ? 16 अगस्त 1949 को। और फिर लिखो 20 अगस्त 1949 को यह अध्यादेश लागू हुआ। लागू हो जाता है या प्रभावी हो जाता है, कुछ भी लिख दो। बीस अगस्त 1949 को यह अध्यादेश प्रभावी हो जाता है। तो प्रभावी होता है तो इसका मतलब आरपीएससी की स्थापना कब से मानी जाती है? 20 अगस्त से। हाँ, तो लिख दो आरपीएससी की स्थापना 20 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई। आरपीएससी की स्थापना 20 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई। 20 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई। और लाइन बदल के लिखो, और आरपीएससी का प्रथम अध्यक्ष, आरपीएससी का प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया? एस के घोष को बनाया गया। और आरपीएससी का प्रथम अध्यक्ष एस के घोष को बनाया गया। फिर लिखेगा दोस्तों, वो लिखना संविधान के लागू होने के बाद संविधान के लागू होने के बाद आरपीएससी का अध्यक्ष, संविधान के लागू होने के बाद आरपीएससी का अध्यक्ष एस.सी. त्रिपाठी को बनाया गया था।
एस.सी. त्रिपाठी को बनाया गया था। ठीक है, तो प्रथम अध्यक्ष पूछ ले तो एस.के. घोष, लेकिन संविधान के लागू होने के बाद प्रथम पूछ ले तो एस.सी. त्रिपाठी। फिर लिखेगा 1956 में बनी पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1956 में बनी पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर आरपीएससी का मुख्यालय पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर आरपीएससी का मुख्यालय जयपुर से अजमेर किया गया। आरपीएससी का मुख्यालय जयपुर से कहां कर दिया? अजमेर। तो वर्तमान में अजमेर है मुख्यालय, उद्घाटन जयपुर में हुआ था। फिर लिखो वर्तमान में आरपीएससी में एक अध्यक्ष के अलावा 7 सदस्य हो सकते हैं। एक अध्यक्ष के अलावा 7 सदस्य हो सकते हैं। तो टोटली कितने लोग हो सकते हैं? 8। एक अध्यक्ष के अलावा 7 सदस्य हो सकते हैं। क्लियर? फिर लिखो आरपीएससी का वर्तमान अध्यक्ष लिख दो दोस्तों, भूपेंद्र सिंह यादव। भूपेंद्र सिंह यादव ये वर्तमान चेयरमैन है। फिर लिखो आरपीएससी में सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष डीएस तिवारी। सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन से साथियों? डीएस तिवारी। 1951 से 58 तक काम किया इन्होंने। सबसे लंबा कार्यकाल रहा है अध्यक्ष के रूप में डीएस तिवारी का। डीएस तिवारी 1951 से 58 तक। नेक्स्ट देखिएगा आरपीएससी में प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष एस.सी. सिंगारिया। सिंगारिया। ठीक है, फिर लिखो सबसे कम कार्यकाल वाले अध्यक्ष पीएस यादव। कब से कब तक? तो डेट लिख दीजिएगा 1 अक्टूबर 1997 से 6 नवंबर 1997 तक। 1 ऑफ अक्टूबर 1997 से 6 ऑफ नवंबर 1997 तक, मतलब 1 महीना और 5 दिन तक लगभग काम किया है। सबसे कम कार्यकाल रहा है पीएस यादव का और सबसे लंबा कार्यकाल डीएस तिवारी, दोनों याद रख लेना। फिर लिखो आरपीएससी के कार्य तो एक ही लिखवा दिया मैंने, एक ही लाइन में, क्योंकि मुख्य काम यही है, इसका गठन का उद्देश्य यही है। लिख दो राज्य में लोक सेवाओं का आयोजन करवाना। राज्य में लोक सेवाओं का आयोजन करवाना। लोक सेवाओं का क्या करना? आयोजन करवाना। यह तो मुख्य कार्य होता है लोक सेवाओं का आयोजन करवाना, लेकिन कुछ मामलों में यह परामर्श भी दे सकता है। तो कौन कौन से विषयों में यह परामर्श दे सकता है? तो साथियों लिखिएगा निम्न विषयों पर यह परामर्श देता है। यह कौन? आरपीएससी। निम्न विषयों पर यह परामर्श देता है। अब परामर्श कौन कौन से मामलों में देता है? तो लिखिएगा नंबर 1, लोक सेवकों का एक सेवा से
लोक सेवकों का एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण के मामले में एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण के मामलों में। नंबर 2 लिख दो, पदोन्नति के मामलों में। पदोन्नति के मामलों में। नंबर 3 लिखना चाहो तो मैंने लिखा नहीं है ना, हाँ, लोक सेवकों की भर्ती प्रक्रिया की पद्धति के मामले में। लोक सेवकों की भर्ती प्रक्रिया की पद्धति के मामले में। भर्ती प्रक्रिया की पद्धति के मामले में। और फिर लिखना चाहो तो लिख दो, मैंने कहा पूछता कोई नहीं है, लेकिन मैं आप फिर कहोगे कि लिखवाया नहीं है ना, तो लिखना चाहो तो लिख दो। और क्या लिखो, किसी लोक सेवक का पद पर रहते हुए किसी प्रकार की दुर्घटना घटित हो जाए तो उससे संबंधित मामले में उसको वेतन पेंशन कैसे देना है, उससे संबंधित मामलों में। किसी लोक सेवक का पद पर रहते हुए कोई दुर्घटना घटित हो जाने पर, दुर्घटना घटित हो जाने पर उसके वेतन व पेंशन संबंधी मामलों में परामर्श देता है आयोग, ठीक है। और अन्य कार्मिक प्रबंधन से जुड़े हुए मामलों में, अन्य कार्मिक प्रबंधन से जुड़े हुए मामलों में, तो इन मामलों में आरपीएससी क्या दे सकता है साथियों, परामर्श देता है। बाकी मुख्य काम आरपीएससी का क्या होता है, लोक सेवाओं का क्या करवाना, आयोजन करवाना। और अब आरपीएससी अपना लोक सेवाओं का आयोजन करवा के जो वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है, वो वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपेगा साथियों, तो आपको भली भांति पता है कि फिर वो वार्षिक रिपोर्ट किसको, राज्यपाल को सौंपता है ना। और वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, ऐसा भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल कहता है, ये पूछ लिया जाता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 में लिखा हुआ है कि आरपीएससी अपनी सालाना रिपोर्ट वह राज्यपाल को सौंपेगा। यूपीएससी किसको सौंपेगा, राष्ट्रपति को, है ना। वो भी अनुच्छेद 323 में लिखा हुआ है, क्योंकि इन सब का उल्लेख एक जगह ही है, मैंने कहा ना 315 से 323 तक है। तो अपने को आरपीएससी पढ़ रहे हैं, तो आरपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। और ऐसा कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो 323 कहता है। तो अंतिम नोट लगाकर लिख दीजिएगा, आरपीएससी के बारे में ही है लिखना, अनुच्छेद 323 के तहत, आर्टिकल 323, अनुच्छेद 323 के तहत आरपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट ये राज्यपाल है, ठीक है ना, आरपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। आरपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। कौन सा अनुच्छेद कहता है साथियों, अनुच्छेद 323 कहता है। तो अब आपका आरपीएससी कंप्लीट होता है। आरपीएससी एक संवैधानिक आयोग है साथियों, क्यों, क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख है, भाग 14 और अनुच्छेद 315 से 323 तक। क्लियर। तो आरपीएससी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है, वो आर्टिकल क्या क्या कहते हैं वो भी पढ़ ली। और फिर आरपीएससी के बारे में हमने राजस्थान में आरपीएससी का गठन कब हुआ, अध्यक्ष कौन, पहला कौन, सर्वाधिक कार्यकाल न्यूनतम, वर्तमान, सारी चर्चाएं कर ली है। तो आशा करता हूं कि राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं साथियों अगले सेशन में एक और नए आयोग के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद।